दोस्तों, फैशन इंडस्ट्री हर दिन कितना ग्रो कर रही है ये तो हम जानते ही हैं, और इसे लेकर लोगों की मेंटालिटी काफी बदल चुकी है। आज लोग कंफर्टेबल और फैशनेबल के साथ साथ ब्रांडेड चीजें पहनना भी काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर शूज की बात करें तो मार्केट में आज इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिन्होंने जूतों की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। डिफरेंट कलर के शूज से लेकर डिफरेंट वैरायटी जैसे स्पोर्ट शूज, फंकी शूज, कैजुअल शूज तक आज शू इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल हो चुकी है। और अगर बात स्पोर्ट शूज की हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाइकी, पूमा, एडिडास जैसी बड़ी कंपनियों का नाम ही आता है, और उसमें भी सबसे ऊपर शायद नाइकी का, जो कि अपनी क्वालिटी और डिजाइन से सबका फेवरेट ब्रांड बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कार की डिग्गी से हुई थी और इस कंपनी को एक टीचर और स्टूडेंट ने मिलकर शुरू किया था। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है ना? आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नाइकी की पूरी कहानी। दुनिया भर में स्पोर्ट शूज को पसंद करने वाले लोगों के लिए नाइकी कोई नया नाम नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिन्हें स्पोर्ट शूज बिल्कुल पसंद नहीं, उन्होंने भी नाइकी का नाम कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। नाइकी आज जितना बड़ा नाम है उतना ही दिलचस्प इसकी कहानी भी है। दरअसल नाइकी की शुरुआत एक स्टूडेंट ने की थी जिसके यूनिक आइडिया ने स्पोर्ट शूज की डेफिनेशन को बदल दिया। नाइकी जैसी कंपनी स्टैब्लिश करने का सपना फिल नाइट ने देखा था और इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में। फिल ने 1962 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली थी और उनके एमबीए के दौरान उन्होंने एक स्पोर्ट प्रोजेक्ट पर काम किया था जिसमें उन्होंने स्पोर्ट शूज के बिजनेस पर असाइनमेंट लिखा था। तब से ये आइडिया उनके दिमाग में घर कर गया था और उनके असाइनमेंट का टाइटल था कैन जापानीज शूज डू व्हाट जापानीज कैमरा डिड विद जर्मन कैमरास। क्योंकि उन दिनों अमेरिका में सस्ते और टिकाऊ स्पोर्ट शूज नहीं मिलते थे और फिल खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन थे और रनर थे, तो उन्हें इस चीज की कमी अमेरिका में हमेशा महसूस होती थी। लेकिन उन्होंने जापान के जूतों के बारे में सुना हुआ था जिनका नाम था ओनित्सुका टाइगर, जो कि उन दिनों जापान में काफी ज्यादा फेमस थे। उन दिनों अमेरिकन मार्केट में जर्मनी कंपनी के एडिडास और पूमा का बोलबाला था और फिल इससे अलग एक रास्ता बनाना चाहते थे। स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट होते ही फिल ने अपने आइडिया को सच में बदलने का फैसला किया और टूरिस्ट वीजा पर जापान के कोबे शहर पहुंच गए, जहां पर उनकी नजर ओनित्सुका टाइगर के स्टोर पर पड़ी। जैसा कि ओनित्सुका टाइगर उन दिनों जापान में काफी फेमस था, लेकिन वो अमेरिका के मार्केट में नहीं मिलते थे। आमतौर पर ओनित्सुका टाइगर्स रनर्स के लिए जूते डिजाइन करता था जो काफी हल्के और कंफर्टेबल होते थे। फिल नाइट ने इन्हें अमेरिकी बाजार में बेचने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने ओनित्सुका कंपनी के मालिक कियाचिरो ओनित्सुका से मुलाकात करने का फैसला किया। अपनी ऑटोबायोग्राफी शूज डॉग में भी फिल नाइट ने इसका जिक्र किया है। फिल लिखते हैं कि उनके लिए इस मीटिंग में खुद को प्रेजेंट करना काफी मुश्किल था क्योंकि उन्होंने हाल ही में पढ़ाई पूरी की थी और अब वो बिजनेस करना चाहते थे। उन्होंने कियाचिरो ओनित्सुका से मुलाकात के दौरान खुद को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी का मालिक बताया जो अमेरिका में ओनित्सुका के जूते बेचना चाहती थी, लेकिन असल में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी। इसका आइडिया सिर्फ फिल नाइट के दिमाग में था, जिसके बाद फिल ने अपनी पहली मीटिंग में ओनित्सुका को इम्प्रेस कर लिया और वो अपने जूते फिल को बेचने के लिए तैयार हो गए। फिल अपनी किताब शूज डॉग में लिखते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उन जूतों को एडिडास के जूतों से सस्ता बेचना था, क्योंकि उन दिनों अमेरिकी बाजार में एडिडास का एक तरफा कब्जा था। जिसके बाद फिल नाइट ने ओनित्सुका को अपना पहला ऑर्डर दिया। 1964 में जब वो अपने बीच वाले गोडाउन में गए तब तक क्लर्कों ने गोदाम का दरवाजा नहीं खोला था। तब दरवाजा खोलते ही उन्हें पता चला कि उनके ऑर्डर किए हुए जूते आ गए थे। जैसे ही उन्हें जूतों का डिब्बा पकड़ाया गया वो बहुत खुश थे और भागते हुए अपने घर की तरफ आए। उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने जूते खोले तो ये बहुत सुंदर थे। मैंने पेरिस में भी इससे सुंदर कुछ नहीं देखा था। मैंने इसके 2 जोड़ी जूते बिल बावरमैन को भी भेजे। आपको बता दें कि बिल बावरमैन फिल नाइट के कोच थे और फिल ने इसका आइडिया पहले ही बिल के साथ शेयर कर लिया था। बिल बावरमैन ने फिल के इस आइडिया को काफी पसंद भी किया था। इसके बाद दोनों ने ब्लू रिबन नाम की कंपनी स्टैब्लिश की और बिजनेस को आगे बढ़ाया। फिल और बिल ने बाद में 300 जूतों का ऑर्डर ओनित्सुका को दिया। ये शिपमेंट अप्रैल 1964 में आई थी। इसके बाद उन्होंने जूतों को कार की डिग्गी में बेचना शुरू किया और कुछ ही महीनों में जूते बिक भी गए। जुलाई में ओनित्सुका को 1300 जूतों की जोड़ी का ऑर्डर दिया गया। धीरे धीरे जूतों की मांग को बढ़ता देख ब्लू रिबन में सेल्समैन और स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट की गई और कंपनी ने अपना पहला स्टोर कैलिफोर्निया में स्टैब्लिश किया। 1968 में ओनित्सुका ने अपने शूज का नया कलेक्शन कॉर्टेस, इसे ज्यादातर कंफर्टेबल बनाया गया था और कुछ कमियों को दूर भी किया गया था।
सबसे खास बात यह है कि इन जूतों में जो चेंजेस किए गए थे वो बिल वॉवरमैन ने कंपनी को जो चेंजेस लेटर में लिखे थे वही थे। उसी के बेस पर ही कंपनी ने जूतों में ये चेंज किया था। लेकिन जूतों की सेल बढ़ने के बाद ओनित्सुका ब्लू रिबन का ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहा था। जब इस बारे में कंपनी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी प्रायोरिटी पहले जापान के लोगों की मांग को पूरा करना है, ना कि अमेरिकन की। बिल वॉवरमैन को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी के शूज बनाने का फैसला किया। जापान से जब भी जूते आते थे तो बिल उनमें से कुछ जूते भी खोल कर देखते थे, जिससे उन्हें पता चल सके कि ये किससे और कैसे बनाए जाते हैं। बिल इसके बाद ओनित्सुका से अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने का इंतजार करने लगे। 1972 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही बिल वॉवरमैन ने नई कंपनी के आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था। अब आप कहेंगे कि जब ब्लू रिबन अपने शूज जापान से मंगाया करता था और बाद में उन्होंने खुद की कंपनी का शूज बनाना शुरू किया, तो आखिर नाइकी कंपनी का नाम कब कैसे रखा गया और इसका लोगो कैसे बना? तो इन सब के बाद कंपनी का नाम 1971 में नाइकी के नाम से तय कर लिया गया था। 1972 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बिल ने अपनी कंपनी शुरू कर ली। इसका लोगो जो आज ब्रांड के नाम के साथ बड़ा हो गया है, उसे बनाने की जिम्मेदारी पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के डिजाइनिंग के स्टूडेंट को दी गई। इसमें कैरोलिन डेविडसन ने इसका लोगो बनाकर तैयार किया, जिसके लिए उन्हें $35 दिए गए थे। इसके बाद खुद की कंपनी में जूते बनाकर फिल और बिल ने अमेरिका के लगभग 50% शू मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया था। अमेरिका के टीनेजर्स और यंगस्टर्स को नाइकी के शूज काफी ज्यादा पसंद आने लगे थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा कलरफुल होते थे, साथ ही कंफर्टेबल और टिकाऊ भी, और उनकी प्राइस भी अमेरिका में बिकने वाले बड़े ब्रांड्स के जूतों से कम होती थी। जिसके बाद नाइकी कंपनी ने ट्रैक सूट, स्पोर्ट क्लोथ्स और बाकी स्पोर्ट्स के सामान बनाने भी शुरू कर दिए, जिनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में काफी बढ़ गई। नाइकी ने अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने जूतों की क्वालिटी को खराब नहीं होने दिया। उन्होंने अपने जूतों की क्वालिटी बनाए रखने के लिए इन्हें जापान में बनाने का भी फैसला किया। लॉन्चिंग के कुछ ही सालों में कंपनी की सेल तेजी से बढ़ती गई। 1989 में नाइकी अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट शूज कंपनी बन गई। फिल के आइडिया और बिल की मेहनत से अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी नाइकी आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट शूज कंपनी में गिनी जाती है। भारत में भी इसके जूते काफी प्रचलित हैं। साथ ही साथ भारत की स्पोर्ट्स टीम में नाइकी के किट दिए जाते हैं। आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि साल 2021 में इसका रेवेन्यू लगभग 17.36 बिलियन US का था। तो दोस्तों, नाइकी के बारे में थी आज की हमारी ये वीडियो। आप किस कंपनी के शूज पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक